Hello guys, this is your teacher Sir Mac and today we'll be doing like the completion of Doppler effect और उसके बाद हम लोग जो है कुछ questions of Doppler effect को भी देखेंगे, multiple choice भी देखेंगे, theory के कुछ questions भी देख लेंगे. अच्छा, before starting the lecture let's discuss a graph. Let's assume कि हमारे पास एक गाड़ी है that is giving an horn और वो हमारे तरफ आ रही है, we are standing over here. ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आती है, like it comes towards us, like exactly on us till t1, and then यहाँ से it goes away till t2. And I were to make a graph of frequency observed against time, where जो source frequency है, जो frequency गाड़ी अपनी हॉर्न की उसकी है, that's 50 hertz for example. अच्छा, फ्रॉम टाइम 0 to t1 मेरी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो रिलेटिवली हाई होगी और वो मुझे बढ़ती हुई महसूस हो रही होगी. तो जो मेरा ग्राफ है मैं उसको ज़रा 3 हिस्सों में तोड़ूंगा ताकि आपको समझ आए कि ये एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एंड देन दिस इज बेसिकली व्हाट डू वी कॉल इट, द फ्रीक्वेंसी दैट इज ऑफ द सोर्स. ठीक है, जस्ट एक स्टैंडर्ड है. फ्रॉम 0 to t1 मुझे फ्रीक्वेंसी हल्की सी बढ़ती हुई महसूस हो रही होगी एंड एट टाइम t2 रिलेटिवली एग्जैक्टली मेरे करीब से गुजरेगा, फ्रीक्वेंसी मुझे मैक्सिमम महसूस होगी, एंड देन एज इट स्टार्ट्स टू गो अवे मुझे फ्रीक्वेंसी हल्की सी कम होती हुई महसूस होना शुरू हो जाएगी. तो ग्राफ इज गोइंग टू बी समवट लाइक दिस. ये मेरा ग्राफ होगा एग्जैक्टली. इट्स गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल. ठीक है, फ्रीक्वेंसी हल्की सी बढ़ती हुई एंड देन यहाँ से जितनी बढ़ती उतनी ही उसी वैल्यू से हल्की सी कम होती हुई महसूस होना शुरू हो जाएगी. और अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि सर ये यहाँ से क्यों नहीं कम हुई और ये यूं क्यों कम हुई. देखें, इस मोशन से इस मोशन तक मुझे फ्रीक्वेंसी पहले ही ज़्यादा महसूस हो रही है और ज़्यादा हल्की सी बढ़ रही है. जैसे ही इट पास दिस पॉइंट ना, मेरे लिए वो फ्रीक्वेंसी एकदम कम हो जाएगी. मेरे लिए अरे ये ना, ये कोई कंटिन्यूएशन मोशन नहीं है. ये जब मेरे से दूर से करीब आ रही है तो ऑलरेडी ज़्यादा है और ज़्यादा होती जा रही है. जैसे ही मुझे पास करती है एकदम कम और ऑलरेडी कम होना शुरू हो जाती है. तो द ग्राफ ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज समवट लाइक दिस, जो कि आपने याद रखना है. इट्स बेसिकली अगर कोई भी बच्चा इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना देता है ना, तो एग्जामिनर उसको मार्क्स दे देता है कि आपको सिर्फ ये फिनोमेना याद होना चाहिए कि व्हेन इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स मी मुझे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज़्यादा महसूस होगी एंड व्हेन इट्स गोइंग अवे फ्रॉम मी मुझे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम महसूस होगी. इट्स गोना बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, दिस फॉर्मूला इज लाइक, इसमें क्या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी चेंज होती हुई नजर आ रही नहीं, हम लोग एक ही ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकाल लें, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सोर्स एंड द लाइक स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये एक ही वैल्यू आएगी, ऑल्दो तो उसकी स्पीड है कांस्टेंट है, अगर ये 4-5 सेकंड की है तो कोई इसमें हम लोग फर्क नहीं निकालते. तो अगर अपने फॉर्मूले के हिसाब से देखें ना, तो हमारे ग्राफ जो है शुड हैव बीन स्ट्रेट लाइंस. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने याद रखना है इन ऑर्डर टू रिमेंबर इट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस. अगर मैं इसमें एक जनरली बात करता हूँ, एक लेट्स गेट वैल्यूज आउट ऑफ इट. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की व्हेन लाइक it's coming towards me and when it is going away from me. And if you have remembered the last lecture, जब वो towards me आ रहा होता है तो we use a minus sign in the denominator, and then away from me आ रहा होता है तो we use a plus sign. तो towards me and away from me दोनों निकालते हैं. Frequency of the source 50 है, multiplied by speed of sound 330 ले लेते हैं, divided by speed of sound is 330, and the speed at which the observer is coming, let's assume 100 meter per second. ठीक है, very fast, 100 meter per second आ रही. 50 times 330 and answer is to be divided by 330 minus 100. आपकी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज 71 हर्ट्ज, 71.7 हर्ट्ज. एंड देन जब वो T2 के लिए निकाल लेते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 330 डिवाइडेड बाय 330 प्लस 100. तो जो आंसर हमारे पास है 50 मल्टीप्लाई बाय 330, आंसर डिवाइडेड बाय 330 प्लस 100. तो अगर हम मैथमेटिकल ग्राउंड्स पे बात करें तो द फ्रीक्वेंसी राइट नाउ इज 38.4 हर्ट्ज. तो हम लोग अगर मैथमेटिकल ग्राउंड्स पे बात करें तो हमारा ग्राफ जो है 71.4 यहाँ पे बनना चाहिए था,
एंड 38.4 यहाँ पे बनना चाहिए था स्ट्रेट लाइन. तो अगर आप स्ट्रेट लाइन भी बनाएंगे तो एग्जामिनर मार्क्स डिडक्ट करने नहीं कर सकता डिडक्ट. बट दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर कि इट्स बेसिकली ऐसा नहीं है कि यहाँ से कम होती हो, रादर वो आते वक्त फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ऑब्जर्व होगी और जाते वक्त कम ऑब्जर्व होगी, एंड दैट्स प्रीटी मच इट एज द फिनोमेना. अच्छा, let's do an October November 2023 question. A train at constant high speed along a straight horizontal track towards an observer standing adjacent to the track. ठीक है. The train sounds an horn and continuously as it approaches the observer from time 0 until it well past the observer at time t is equals to t2. The train passes the observer at time t is equals to t1. The horn emits the sound wave with a constant frequency of fs. Sketch the variation of frequency of sound observed by the observer from time 0 to time t2. अच्छा, वही सेम जो हम लोगों ने अभी लेक्चर में ग्राफ डिस्कस किया है कि टाइम t1 पे हम लोगों ने जो है हमारे पास आग से होगी गुजरी है, तो द ग्राफ इज गोना बी लाइक दिस. ठीक है, हल्का सा ऊपर एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट इट्स गोना बी लाइक दिस, हल्का सा नीचे. तो दिस इज प्रीटी मच इट. ठीक है, बहुत स्लाइटली आप इसको जो है स्लोप दे सकते हैं, बहुत स्लाइटली. अगर आप नहीं देते तो कोई मार्क्स रिडक्शन नहीं है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है. स्लाइटली सा आप अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, बट रादर आप इसको स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू. बट ये आपको याद होना चाहिए कि दिस इज हाउ दिस फ्रीक्वेंसी थिंग्स वर्क्स. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट मेक दिस लाइक दिस. इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, क्योंकि हम इस बंदे के लिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कभी एक्चुअल होगी ही नहीं, वो आती ज़्यादा ही होगी या कम ही होगी. ठीक है, तो ये जब तक स्टेशनरी है नहीं ऑब्जेक्ट, तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि भाई जब बिल्कुल पास से गुजरा तो सर जो है सेम, ऐसा कोई कहानी नहीं है. ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप ये चीज़ याद रखें. अच्छा, वेल मूविंग ऑन. At a particular time, the sound waves at the observer have an intensity of 4.7 exponent negative 3 watt per meter square. The waves at the observer are incident at right angles to the circular detector of radius 2.8 centimeters. Calculate the power. अच्छा जी, ठीक है. इंटेंसिटी इज बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया. इंटेंसिटी हमारे पास बताई भी है 4.7 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3. पावर हमें निकालनी है. एरिया वुड बी इट्स सर्कुलर, सो पाई r squared. Pi radius is 2.8 centimeters. Converting it into meters and then squaring that, 4.7 exponent negative 3 multiplied by pi into 2.8 exponent negative 2 and then squaring that, you will get a value of power that is 1.2 exponent negative 5. All right, let's do a very good question. इसके ये बहुत अच्छा सवाल है, like this is seriously important. A train travels at a constant speed along a horizontal track towards an observer standing adjacent to the track. The train sounds its horn continuously as it approaches the observer. The horn emits the sound of frequency 251 Hz. The frequency of the sound heard by the observer is 291. Observed frequency भी दी हुई है. The speed of the sound in air is 340. Speed of sound in air is given, that's 340. Calculate the speed of the train. It's as simple as it gets. You know the formula. ठीक है, और frequency जो है, क्योंकि observer करीब आ रहा है तो negative sign आएगा. 291 is equals to force of the frequency of the source, that's 251, multiplied by 340 divided by V is 340 minus Vs. You solve it up, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 290, just ठीक है, 251 multiplied by 340 so divided by 291 minus 340, you would get the speed as 45.7, to 46 meters per second is the speed. Achha ji, the train is moving. All right, moving on. The train approaches and then passes the observer. The intensity of the sound heard by the observer varies with distance d of the horn from the observer. When the horn is at a distance x naught from the observer, the intensity of the sound heard is I naught. Amplitude is A of the sound wave, and the observer at is A naught. Figure 6.2 shows the variation of
T against d x naught of I naught intensity, okay, as the train passes and the train moves away from the observer. Acha ji, very good. State the relationship between amplitude and the intensity of the wave. So amplitude intensity is directly proportional to amplitude squared. Now you have to sketch the graph of dx naught of a naught. Well, beta, I is equals to ka squared. Whenever this type of graph comes, you know intensity 1 है at d1. जब intensity 1 है तो amplitude हमारे पास 1 होगा and k की value would be 1. ठीक है जी. Where intensity is 1, amplitude is 1. ये बात हमें मालूम है, ये बात आपने याद रखनी है कि this is where the graph is going to start. ठीक है. Now k की वैल्यू 1 आ चुकी. इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू k की जगह 1 रखूंगा, ठीक है, एंड a स्क्वेयर्ड. नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a. सबसे पहले 2 पे, जब 2 था, d की वैल्यू 2 थी, तो उस वक्त हमारे पास जो इंटेंसिटी है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.56. तो इंटेंसिटी 0.56 है, k स्टिल 1. इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना होगा? आई थिंक वी शुड रूट 0.56, तो वैल्यू आ जाएगी 0.75. तो 2 पे 0.75 हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी. व्हेन इंटेंसिटी वाज दिस, एम्पलीट्यूड वाज दिस. सिमिलरली 3, जब d की वैल्यू 3 है तो हम लोगों के पास इंटेंसिटी जो है दैट्स 0.25 इश, या 0.25 इश है, ठीक है, 0.25 है. तो इंटेंसिटी इंटेंसिटी 0.25. इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड हमें नहीं पता, a स्क्वेयर्ड रूट कर देंगे 0.25 का, यू वुड गेट अ वैल्यू ऑफ 0.5. तो 3 पे इट्स गोइंग टू बी 0.5. सिमिलरली 4 पे द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इज 0.06. तो 0.06 इज इक्वल्स टू 1 इंटू a स्क्वेयर्ड. 0.06 का रूट कर देंगे, हमारे पास जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा दैट वुड बी 0.25. तो 0.25 एम्पलीट्यूड हमारा आ जाएगा. या दिस इज एम्पलीट्यूड का जो ग्राफ है दैट इज गोइंग टू बी समवट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव ग्रेडियंट. ये इस तरीके से बन रहा होगा. मैंने उस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ निकालनी. सिंस आई हैड इंटेंसिटी, आई हैड के, मैंने बस एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ निकाली एंड दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. तो ये हमारे पास जो है एक क्वेश्चन हो गए रिगार्डिंग दीज टू. लेट्स मूव ऑन टू द एमसीक्यूज फॉर द डॉपलर इफेक्ट. अच्छा जी, when it comes to the MCQs of Doppler effect, they are quite interesting. Let's discuss them. A source emitting sound of a single frequency fs travels at constant speed directly towards the observer. The source then passes the observer and continues to move directly away from the observer. The velocity of the source remains constant. Which graph represents the variation with time of the frequency of the sound heard by the observer? Now this is something that we have just discussed. आपको पता है कि भाई when the source is coming towards the observer, observed frequency ज़्यादा महसूस होती है, and then when it passes the observer, observed frequency कम महसूस होती है. They are going to be horizontal lines. This is something that we started off in the lecture. ये make sure कीजिएगा सबको याद रहे, ये बहुत important concept है and not to be missed. Okay, moving on. अच्छा जी, question number 2 में क्या बोल रहा है? Saying that the stationary source S emits a sound wave of frequency f. The source now moves away from the stationary observer. Which statement is correct? Alright, so which statement is correct? They are asking, okay, so the frequency of the source x, the stationary source S emits the sound wave of frequency f. The source now moves away. source दूर जा रही है, तो दूर जाते वक्त जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो लेस महसूस होगी. Observed frequency will be less than the actual frequency of the source. So the frequency of the source S and observer are both high, not correct. The frequency of the source S and observer frequency are both low, that's also correct, not correct. Frequency
of the source S is now lower than frequency of the source S lower नहीं हो जाती, frequency source same emit करती है. The observed frequency is now lower than F. जो frequency मैं observe कर रहा हूँ that would be lower compared to F. अच्छा जी. Now question number 3. An observer is situated at the top of the tall tower. An aeroplane emitting a sound of frequency 1000 Hz is approaches the observer at speed 165. 165 is the frequency speed of source. The speed of sound is 330. What is the frequency of the sound received by the observer? अच्छा जी, you remember the formula, क्योंकि वो observed frequency ज़्यादा मालूम होगी क्योंकि the coming towards it. Frequency of source, that's 1000 multiplied by 330 divided by 330 minus 165. So 1000 multiplied by 330 divided by 330 minus 165, you would get an answer of 2000 Hertz as the answer. So in question number 3, your answer is going to be D, जो कि F की value, F naught की value I'm getting as 2000 Hertz. Okay. A loudspeaker emitting constant frequency of 2000 Hz is swung in a horizontal circle with speed of 15 meters per second. The stationary observer is level with the loudspeaker and situated a long distance from the loudspeaker. The observer hears a sound of varying frequency. The maximum frequency heard is 2097. What is the speed of the sound? The maximum frequency इसी formula से दोबारा 2097 is the observed frequency. ठीक है जी. लाउड स्पीकर की अपनी फ्रीक्वेंसी 2000 है. स्पीड ऑफ हमें निकालनी है, एयर निकालनी है. ठीक है जी. स्पीड ऑफ एयर इज अननोन and speed of sound we have that is speed of object is 15 meters per second. Well, I'll be plugging everything in a calculator. I would need a minute for this. 2097 is equals to 2000 multiplied by x, and the whole thing is to be divided by x minus 15, and well, I'll calculate, self-solve, and then I'm getting the speed of sound as 324.3. So yeah, 324 is the closest answer. So for question number 4, I'm getting C, and that will be the answer. Okay, question number 5. एक electromagnetic wave है, incident normally on the diffraction grating. We haven't done the diffraction grating so far, so please let's skip that. अच्छा, the siren of a moving car emits a sound wave with frequency 440 Hz. A stationary observer hears sound of frequency 494 Hz. The speed of sound in the air is 340. What could be the speed of the direction of the movement of the car? एक siren of the moving police car emits a sound wave with frequency 440 Hz. ठीक है जी. We have got the frequency, that's 440. Stationary observer hears the sound. Observed frequency is 494. The speed of the car in the air is this. Speed of sound की speed भी दी हुई है. What could be the speed and the direction of the motion? अच्छा, observe frequency जो है ज़्यादा है, that means it is coming towards the observer. तो अवे तो जा ही नहीं सकती, तो ये दोनों तो वैसे ही कट जाती. ठीक है, ये तो ऑप्शन ही कट जाती. अब जो है कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी. So again we have the formula. We have the observed frequency, that is 494 is equals to 440 multiplied by speed of sound is 340 divided by 340 minus x. So yeah, let's put that in a calculator. 494 is equals to 440 multiplied by 340 divided by 340 minus x, and solve.
you'll get the value of 37 meters per second directly towards the observer. For 6, it's going to be A. A siren emits sound of frequency 1000 Hz. The siren moves towards an observer. ज़्यादातर सवाल towards an observer के ही आ रहे होते हैं. Who is standing still. अच्छा जी, towards the observer standing still. ठीक है, the sound ठीक है, तो okay. Speed of air दी हुई है sound की 330. What is the expression that gives the frequency? तो yeah, frequency of the source is 1000 multiplied by 330. तो ये दोनों तो नहीं हो सकते. C and D are wrong. अच्छा जी, क्योंकि -330 दोनों हैं and then plus or minus में we have to go with the -1 because वो towards the observer आ रहा है. So that's going to be question number 7. Answer is going to be B. Okay, question number 8, very similar to what we did. Let's do question number 9. A stationary insect on the surface of the water creates circular waves with its legs as shown in figure 1. The insect begins to travel to the right as shown in diagram 2. Which row describes the change to the waves at x caused by the movement of the insect? Okay, at x you would see the frequency to increase and speed to stay the same because speed is the wave is not changing. So in question number 9 you need to realize that speed is not changing क्योंकि v is equals to f lambda. What happens is frequency बढ़ती है, wavelength कम होती है, speed remains the same. That's very important कि Doppler effect में speed change नहीं होती. Let's do the last question and then let's call it a day. Okay. Yeah, the question, it's very easy. Question number 10 is very easy. Let's do question number 11 because it's looking like all of them are like of mostly same concept. But let's do question number 11 and why not let's do something that's, let's do a binary star question. This is very good. Okay. A binary star consists of two stars rotating around a common center. Light from one of the stars is observed on the earth. The observed frequency of the light varies between the minimum frequency and the maximum frequency as shown. The rate of rotation of the binary star increases. What is the change to frequency maximum and the change to frequency minimum? अच्छा जी. Now this is something that you need to understand कि भाई ये कैसे जो है frequency maximum और minimum पे क्या फर्क पड़ेगा. अब यार एक बात को समझना बड़ा ज़रूरी है. Now this is something you need to understand कि अब हो रहा क्या है कि जो ये वाली स्पीड है ना सोर्स की, ये बढ़ा रहे हैं. जब डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हैं तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पे जब बात करेंगे ना तो मैं स्पीड ऑफ साउंड में से अब एक बड़ी वैल्यू माइनस कर रहा हूँ. दैट मीन्स मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा रहा हूँ. जब डिनोमिनेटर को बढ़ाऊंगा तो सॉरी डिनोमिनेटर को कम कर रहा हूँ. आई एम रियली सॉरी. जब मैं एक जैसे लेट्स सपोज 330 में से फॉर एग्जांपल मैं अब एक बड़ी वैल्यू माइनस कर रहा हूँ तो आई एम रिड्यूसिंग द डिनोमिनेटर. तो जब मैं डिनोमिनेटर कम कर रहा हूँ तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड है वो बढ़ जाएगी. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रियलाइज. ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि जब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ इस चीज़ की तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाएगी. दैट वुड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज गोना इंक्रीज, वो डिक्रीज नहीं हो सकती. इसको मैथमेटिकल ग्राउंड्स पे आप खुद भी करके देखिएगा. और अगर मैं जब अवे वाली बात करता हूँ तो अवे वाली बात में जब मैं इसको दोबारा बढ़ा रहा हूँ तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब ये कम हो जाएगी तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो और कम हो जाएगी. तो द ग्राफ वुड बी समवट लाइक दिस. तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कुछ इस तरीके से वैरी करेगा. द आंसर इज गोइंग टू बी डी सी, क्योंकि एक तरफ बड़ी एक तरफ कम. द आंसर इज गोइंग टू बी सी. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. ये चलो अच्छा हुआ ये कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया. ओके जी. Well, there is question number 19 that is interesting. Let's do question number 19 then. 19 और एक दो और questions करते हैं just for the sake of light at a particular wavelength emitted from the sun at any instant, a band of wavelength ranging from the less than to move more than lambda s to observe. ठीक है. What could be the explanation of the Doppler effect? भाई वो बोल रहा है कि light at a particular wavelength is emitted from the sun. At one instant, the band of wavelength ranging from less than lambda s to more than lambda s observed on the earth. ठीक है, कभी less than observe हो रही है, कभी more than observe हो रही है. What could be the explanation of the Doppler effect?
تو ڈاپلر ایفیکٹ کی کیا ایکسپریشن ہو سکتی ہے؟ اینڈ دا اونلی ایکسپریشن از کہ بھائی سن کبھی قریب آ رہا ہے کبھی دور آ رہا ہے, سن از روٹیٹنگ. ٹھیک ہے, نہ اوے آ سکتا ہے نہ قریب آ سکتا ہے, رائٹ اینگل بھی. سن از روٹیٹنگ, دیٹس دا اونلی ایکسپریشن کہ کسی صورت وہ قریب آتا ہوا محسوس ہوتا ہے, کبھی دور جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو دیٹس گonna be 19. Well, that's a lot of questions that we have discussed for Doppler effect. I hope you understand the concept. See you in the next lecture. اپنا خیال رکھیے گا. See you with polarization concept. Take care, guys. Just wanted to inform you that there are premium batches going on. That is direct way to get A's and A stars. It has got some exclusive content that is not generally available neither on the website nor on the YouTube. So you can join the batch to get your grade.